हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कुछ एंजाइम्स का यूज आता है। तो एंजाइम्स के बारे में देखा था, लाइक हेलिकेज एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम, किस तरह से वो वर्क कर रहे थे। आज हम देखने वाले हैं डीएनए पॉलीमरेजेस के बारे में। तो पॉलीमरेज मीन्स पॉलीमराइजेशन करने वाले एंजाइम्स। तो डीएनए पॉलीमरेज डीएनए की जो मोनोमर फॉर्म होती है न्यूक्लियोटाइड, उसका एडिशन करके काफी सारी पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करने के लिए डीएनए पॉलीमरेजेज एंजाइम का यूज होता है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर अलग अलग टाइप के डीएनए पॉलीमरेजेज होते हैं एंड यूकैरियोट्स के अंदर अलग अलग टाइप के डीएनए पॉलीमरेजेज होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेज। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोकैरियोटिक जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं उनमें होते हैं मेनली 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज। फर्स्ट इज डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और इनको फर्स्ट नेम किस बेस पे दिया गया है? इनकी अबंडेंस के बेस पे। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा अबंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को सबसे पहले डिस्कवर किया था कोनबर्ग ने, डिस्कवर्ड बाय कोनबर्ग। इस वजह से इसको कोनबर्ग एंजाइम्स भी बोला जाता है। और ये कब किया था? 1957 के अंदर कोनबर्ग एंजाइम को यूज किया था, डिस्कवर किया था। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बताया कि ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है ये क्या है? एक एक्सोन्यूक्लियस है। एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस मीन्स ये डीएनए के आउटर साइड में, बाहर की साइड में क्या करेगा? कट लगाएगा। तो एक्सोन्यूक्लियस है। और ये क्या करता है? प्राइमर को, डीएनए और प्राइमर जो डीएनए आरएनए का जो हाइब्रिड फॉर्म हो रखा है उसको क्या करता है? क्लीव करने का काम करता है। तो सेपरेट्स, इट सेपरेट आरएनए प्राइमर फ्रॉम डीएनए। मीन्स जैसे यहाँ पे ये एक डीएनए की स्ट्रैंड है, ये दूसरी स्ट्रैंड है, और डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। बिकॉज ये क्या है, यहाँ पे 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और रेप्लिकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? फ्री 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यहाँ पे आरएनए प्राइमर है, इसके साथ में ये डीएनए की स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुई। तो अब इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए, इस प्राइमर को रिमूव करने का काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और यहाँ पे अब प्राइमर रिमूव होने के बाद यहाँ पे कुछ गैप बचेगा, उस गैप को फिल करने का काम भी कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो गैप फिलिंग इज ऑल्सो डन बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है? डीएनए रिपेयर में भी वर्क करता है। डीएनए रिपेयर सिस्टम, काफी सारे, जब डीएनए के अंदर कुछ भी डिफेक्ट आ जाता है तो काफी सारे रिपेयर सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं। वो हम डीएनए रिपेयर सिस्टम के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो रिपेयर सिस्टम में भी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में। अब इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के अंदर कुछ एक्टिविटीज प्रेजेंट रहती है, लाइक इसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी प्रेजेंट रहेगी। ये 5 प्राइम टू, यहाँ पे 5 प्राइम आ जाएगा, ये 3 प्राइम। तो इधर पॉलीमराइजेशन कर रहा है, यहाँ पे ये
ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इस डीएनए को थोड़ा सा, डीएनए का जो सिंथेसिस होगा वो कौन करवाएगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी प्रेजेंट रहती है, बट इसकी लो प्रोसेसिविटी की वजह से ये पूरे डीएनए को सिंथेसाइज ये नहीं करता है, कुछ अनदर एंजाइम करता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे अभी। इसके अलावा इसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी प्रेजेंट रहेगी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और इसी एक्टिविटी को क्या बोला जाता है, प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी, प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी। तो प्राइमर को रिमूव करने के लिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का यूज करेगा। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट रहती है एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी जो होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और इसी एक्टिविटी को और बोला जाता है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। जब डीएनए का सिंथेसिस होता है तो वहां पे रॉन्ग बेस पेयर्स आके अटैच होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उन जो बेस पेयर्स हैं उनको करेक्ट बेस पेयर्स के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फॉर्म होनी है, उसको रीड करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन वर्क करता है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, उसी को बोला जाता है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। इसकी वजह से कोई भी एरर होने के चांसेस काफी लो हो जाते हैं। अगर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं हो तो यहाँ पे 10 टू द पावर 5 बेस पेयर्स अगर सिंथेसाइज हो रहे हैं तो 1 मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। और अगर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट है तो उसके बाद 10 टू द पावर 10 न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में 1 मिस्टेक के चांसेस होते हैं। मीन्स इसमें जस्ट डबल क्या हो जाता है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी की वजह से जस्ट डबल अगर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस हो रहे हैं तो 1 मिस्टेक होने के चांसेस हो रहे हैं। मीन्स यहाँ पे एरर होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं ड्यू टू प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। इसके अलावा ये क्या है, काफी लो प्रोसेसिव एंजाइम है, काफी स्लो वर्क करने वाला एंजाइम है, लो प्रोसेसिव एंजाइम। अब इसके ऊपर कॉर्नबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये क्या है, एंजाइम है, एंजाइम मीन्स प्रोटीन, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोटीज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। तो कॉर्नबर्ग ने क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को, ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, सपोज डीएनए पॉल फर्स्ट, इसको एक प्रोटीज से डाइजेस्ट किया, यहां से कट किया इसको, और वो प्रोटीज है सबटिलिसिन, सबटिलिसिन प्रोटीज से इसको क्या किया, डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट बाय सबटिलिसिन प्रोटीज। तो यहाँ पे 2 सब यूनिट्स इसकी निकल के आई, एक सब यूनिट जो स्मॉल सब यूनिट थी और एक इसकी लार्ज सब यूनिट। तो दिस इज स्मॉल सब यूनिट, दिस इज लार्ज सब यूनिट। अब इन स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज प्रेजेंट थी। लाइक यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, ये किसके अंदर थी, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, ये थी लार्ज सब यूनिट के अंदर। इसके अलावा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी इसमें प्रेजेंट थी, लेकिन स्मॉल सब यूनिट के अंदर प्रेजेंट थी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी।
मीन्स प्राइमर रिमूवल वाली जो कैपेसिटी है, प्राइमर रिमूवल, ये वाली एक्टिविटी किसमें आ गई, स्मॉल सब यूनिट के अंदर आ गई। और जो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किसके अंदर आ गई, लार्ज सब यूनिट के अंदर। मीन्स ये क्या है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो इस तरह से प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी एंड पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी लार्ज सब यूनिट के अंदर है, और प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी किसके अंदर आ गई, स्मॉल सब यूनिट के अंदर। और इस लार्ज सब यूनिट का काफी यूज होता है पीसीआर के अंदर भी। सबसे पहले लार्ज सब यूनिट, कॉर्नबर्ग की जो लार्ज सब यूनिट है उसी का यूज किया गया था, और इस लार्ज सब यूनिट को बोला जाता है क्लिनोफ्रेगमेंट, क्लिनोफ्रेगमेंट। तो क्लिनोफ्रेगमेंट के रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो इस तरह से प्रोटीएज से डाइजेस्ट करने के बाद जो लार्ज सब यूनिट ऑब्टेन हुई उसको बोला जाता है क्लिनोफ्रेगमेंट, और इसका रिसर्च में काफी ज्यादा यूज है, बिकॉज पीसीआर के अंदर भी सब टैग पॉलीमरेज से पहले लार्ज सब यूनिट मीन्स क्लिनोफ्रेगमेंट को यूज किया गया था। तो ये है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में। अब नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, तो ये काफी लीस्ट रिएक्टिव एंजाइम है, लीस्ट रिएक्टिव एंजाइम, और रिप्लिकेशन के अंदर इसका कोई रोल, ज्यादा कुछ रोल नहीं होता है। इसका क्या रोल होता है, डीएनए रिपेयर के अंदर इसका रोल होता है इन द एब्सेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड थर्ड। तो डीएनए रिपेयर सिस्टम में भी फर्स्ट एंड थर्ड अगर वर्क नहीं करेगा तो फिर डीएनए पॉलीमरेज सेकंड करेगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट रहती है जिसको बोला जाता है डैन ए प्रोटीन। ये एक एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस मीन्स डीएनए के बीच में से कट करके उसको डिग्रेड करने का काम करेगी। तो ये डीएनए रिपेयर सिस्टम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। इसके अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी प्रेजेंट रहती है, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। मीन्स प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या रहेगी, इसमें प्रेजेंट रहेगी। लेकिन इसके अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी है वो ओनली डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के अंदर होती है, इसके अंदर एब्सेंट होगी। अब नेक्स्ट इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मेन एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो दिस इज द मेन रेप्लिकेटिव मैन रेप्लिकेटिंग एंजाइम, और इसकी प्रोसेसिविटी जो होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। तो प्रोसेसिविटी इज वेरी हाई। प्रोसेसिविटी हाई का मतलब क्या है, यहाँ पे ये काफी फास्ट रैपिडली काम करेगा। इसमें अराउंड 50,000 न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करेगा पर बाइंडिंग इवेंट। एक बार ये अगर बाइंड हो गया तो 50,000 न्यूक्लियोटाइड का क्या करेगा, एडिशन करेगा पर बाइंडिंग इवेंट।
और अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड होती है 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। तो एक सेकेंड के अंदर ये 1000 न्यूक्लियोटाइड का एडिशन कर सकता है। इसके अंदर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी प्रेजेंट रहेगी। इसी एक्टिविटी की वजह से ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करके पॉलीमरेज जो चेन डीएनए की लॉन्ग चेन है वो फॉर्म करने का काम करता है। तो डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। मीन्स प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी की वजह से ये क्या करेगा, डीएनए रिपेयर सिस्टम में भी वर्क करेगा। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो काफी सारी सब यूनिट से मिलके बना होता है। तो ये मल्टी सब यूनिट एंजाइम है। इसमें अराउंड 10 सब यूनिट प्रेजेंट रहेगी। 10 सब यूनिट्स प्रेजेंट रहती हैं। और इसकी जो मेन सब यूनिट है उसमें फर्स्ट आ जाएगी अल्फा सब यूनिट, ये कोर सब यूनिट है और इसके अंदर ही कैटालाइटिक एक्टिविटी प्रेजेंट रहती है। तो कैटालाइसिस करने का मेन काम है वो अल्फा सब यूनिट करेगी। इसके अलावा यहाँ पे बीटा सब यूनिट होती है जो स्लाइडिंग क्लैंप की तरह वर्क करती है। स्लाइडिंग क्लैंप। अब स्लाइडिंग क्लैंप क्या होता है, अगर किसी कोई रोप है, अगर उसको क्रॉस करना है तो वहां पे हाथ से अगर चलेंगे तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन स्लाइडिंग क्लैंप क्या है, एक हुक की तरह काम करता है। तो वहां जैसे ही हुक को वहां लगाएंगे वो एकदम से वहां पे आगे तक पहुंच जाएगा। तो इसी तरह से वर्क करता है बीटा सब यूनिट जो एक स्लाइडिंग क्लैंप है। इसी की वजह से डीएनए पॉलीमरेज इसके साथ में अटैच होके क्या करवाता है, काफी ज्यादा जल्दी से डीएनए ये न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करवाता है। इसी वजह से इसकी प्रोसेसिविटी काफी हाई होती है। तो प्रोसेसिविटी किस पे डिपेंड करती है, स्लाइडिंग क्लैंप के ऊपर। प्रोसेसिविटी डिपेंड्स अपॉन processivity depends upon this subunit। अब स्लाइडिंग क्लैंप क्या है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और रिंग लाइक स्ट्रक्चर को अगर लोड करना होता है तो इसमें कुछ ना कुछ लोडर की रिक्वायरमेंट होगी। तो नेक्स्ट जो सब यूनिट है वो गामा सब यूनिट, और गामा सब यूनिट क्या करेगी, क्लैंप लोडिंग का काम करेगी। तो यहाँ पे जो बीटा क्लैंप है उसकी लोडिंग करवाएगी गामा सब यूनिट। इसके अलावा एक और सब यूनिट प्रेजेंट रहती है जिसको बोला जाता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, एप्सिलॉन सब यूनिट, जिसके अंदर क्या होता है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट रहेगी। मीन्स जो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है ये एप्सिलॉन सब यूनिट के अंदर प्रेजेंट रहेगी। इस तरह काफी सारी सब यूनिट्स होते हैं, अराउंड 10 सब यूनिट होती हैं और इन सारी सब यूनिट को मिला के इसको बोला जाता है, इस एंजाइम को
होलो एंजाइम। तो इसको क्या बोला जाएगा? होलो एंजाइम भी बोला जाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड काफी इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोटिक रिप्लिकेशन के लिए, बिकॉज यही क्या करवाता है, मेन रेप्लिकेशन प्रोसेस कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ एंड डीएनए पॉलीमरेज फिफ्थ भी होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड डीएनए पॉलीमरेज 5। इनका ओनली डीएनए रिपेयर सिस्टम में वर्क होता है। डीएनए 4 के अंदर डेन बी प्रोटीन प्रेजेंट रहती है, जैसा डीएनए पॉलीमरेज सेकंड के अंदर डेन ए प्रोटीन थी, उसी तरह से डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ के अंदर डेन बी प्रोटीन प्रेजेंट रहेगी। और डीएनए पॉलीमरेज फिफ्थ के अंदर UMU C एंड UMU D2C इस तरह की प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती है, जो क्या करवाती है, डीएनए रिपेयर सिस्टम में वर्क करती हैं। और यहाँ पे जो स्पेसिफिकली जो रिपेयर सिस्टम वर्क करता है वो ट्रांसलेशन रिपेयर सिस्टम एंड SOS रिपेयर सिस्टम। इन दोनों रिपेयर सिस्टम के अंदर ये प्रोटीन्स वर्क करती है। आगे हम जब रिपेयर सिस्टम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि SOS रिपेयर सिस्टम क्या है, ट्रांसलेशन रिपेयर सिस्टम क्या है। So this is about DNA polymerases of prokaryotes. I hope you like this video. Thank you so much for watching.